और उसमें हमने डिटेल डिस्कशन की टेक्स्ट के पेपर का कंटेंट क्या है। वेल, 5 तरह के टैक्सेस हैं जो आपने पढ़ने हैं। एक अकेला बंदा अपनी अर्निंग्स पे जो टैक्स देता है विच इज कॉल्ड इनकम टैक्स। एक अकेला बंदा एसेट्स बेच के अगर कोई गेन कमा रहा है तो कैपिटल गेन टैक्स। एक अकेला बंदा अगर कोई एसेट इनहेरिट हो रहा है तो इनहेरिटेंस टैक्स। कंपनीज अपने प्रॉफिट्स पे जो टैक्स पे करती है विच इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर एक टॉपिक है वैट, इनडायरेक्ट टैक्स है, बिजनेस चार्ज करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह पे। तो एक टैक्स वो है आपके कोर्स में। तो ये जितनी भी तरह के टैक्सेस हैं ये आपके पास है। और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ एरियाज हैं जो आपने कवर करने हैं। पेपर पैटर्न क्या है? 15 MCQ। सेक्शन ए 15 MCQs। सेक्शन बी 3 OT केसेस, 10-10 नंबर के। 60 नंबर का वही एरिया है जो आपने F7 वगैरह में देखा। लेकिन 40 नंबर यहाँ पे थोड़े डिफरेंट है। 2 15 नंबर के क्वेश्चन है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन है। 2 15 नंबर के क्वेश्चन है और एक 10 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पेपर की कि आपको डे 1 पे पता है 60 नंबर का पेपर कहां से आ रहा है। डे 1 पे आपको ये बात पता है कि भाई 15 नंबर का एक लॉन्ग इनकम टैक्स से आएगा, 15 नंबर का एक लॉन्ग कॉर्पोरेशन टैक्स से आएगा। और ये जो 3 OT केसेस हैं, ये 3 OT केसेस इन 3 टॉपिक से आएंगे। कैपिटल गेन टैक्स से, इनहेरिटेंस टैक्स से, वैट। OT केस क्या होते हैं? केस होगा, 5 MCQs होगा। एग्री? ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद मैंने और आपने आज की क्लास में अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज एक्चुअली सबसे पहली चीज जो आपके पास है इनकम टैक्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। जी जी जी, साथ 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 सबसे पहली चीज आपके पास इनकम टैक्स। इंडिविजुअल्स पे इनकम टैक्स ऑन देयर अर्निंग्स, ऑन देयर इनकम। एक इंडिविजुअल ने अपनी अर्निंग्स पे जो टैक्स देना है विच इज कॉल्ड द इनकम टैक्स। एक अकेले बंदे ने जितनी भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम, एक अकेला बंदा, चाहे अकेले बंदे के अंदर टाइप्स हैं। अकेले बंदे के अंदर एक इंडिविजुअल अकेला, हर इंडिविजुअल, इवन अगर फॉर एग्जांपल कपल्स हैं, मीन मैरिड सिविल पार्टनर्स हैं या मैरिड कपल्स हैं, तो उन्होंने भी इंडिविजुअली अपना अपना टैक्स, हर इंडिविजुअल अपना अलग रिटर्न जमा करवाता है। हर इंडिविजुअल अपना अलग रिटर्न जमा करवाता है, कंबाइंड रिटर्न, इकट्ठा रिटर्न जमा नहीं होता। तो जरा पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें। एक अकेले बंदे ने, सही है, एक अकेले बंदे ने इनकम टैक्स पे करना है अपनी इनकम पे। अब जरा गौर से मेरी बात सुनना। एक इंडिविजुअल की सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है? कि एक इंडिविजुअल की सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या हो सकती हैं? अगर वो एम्प्लॉयड बंदा है तो उसकी सैलरी। एम्प्लॉयड का मतलब है जहां पे कहीं जॉब वगैरह कर रहा है, तो क्या सोर्स ऑफ इनकम होगी? एम्प्लॉयमेंट इनकम। अगर अपना बिजनेस चला रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। और अगर वही बंदा रिटायर्ड है, पेंशन इनकम। किसी बंदे के पास कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है, किराए पे लगाई हुई हैं, प्रॉपर्टी इनकम। किसी बंदे ने बैंक में कोई पैसा रखा हुआ है, इंटरेस्ट इनकम। किसी बंदे ने कोई डिविडेंड वगैरह किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं, शेयर्स वगैरह किसी कंपनी के खरीदे हुए हैं, डिविडेंड इनकम। हाँ, अगर वो किसी पार्टनरशिप में पार्टनर है तो उधर से कोई पार्टनरशिप के शेयर ऑफ प्रॉफिट। अकेले बंदे की जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम
उसने उस सोर्स ऑफ इनकम पे कौन, पहले तो मुझे और आपको ये कैलकुलेट करना कि एक बंदे की एम्प्लॉयमेंट इनकम कैसे निकाली जाएगी, एक बंदे की ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कैसे निकाली जाएंगे, एक बंदे की पेंशन इनकम कैसे निकाली जाएगी, जितनी भी उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम है, पहले मुझे और आपको इनकी क्या आनी चाहिए कैलकुलेशन, कि इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है। जब ये इनकम कैलकुलेट हो गई, अब हर एक इंडिविजुअल ने अपनी इस इनकम पे कौन सा टैक्स पे करना है, कौन सा टैक्स पे करना है, ओके। अब जरा मेरी गौर से बात सुनना, एक कॉन्सेप्ट है टैक्स रेजिडेंसी का। आज की क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, 2 नंबर का एमसीक्यू अक्सर पेपर में आता है, जरा गौर से सुनना। लेट्स से हमारा एक इंडिविजुअल है, यूके में है, सही है, यूके में रह रहा है, वहां पे जॉब कर रहा है, एम्प्लॉय है, तो वहां से उसको एम्प्लॉयमेंट इनकम आ रही है। लेकिन क्योंकि वो गया पाकिस्तान से था, तो पाकिस्तान में अपना बिजनेस भी चलाना है, चलो उसका बिजनेस पाकिस्तान में रहा है, उसकी भी प्रॉफिट्स किसको ट्रांसफर होते हैं इसके अकाउंट में। तो अब मुझे बताओ, जो यूके में इनकम कमा रहा है उसका तो समझ आता है उसका टैक्स कहां पे देना सही, लेकिन जो वो प्रॉफिट्स पाकिस्तान में कमा रहा है उसका टैक्स कहां देना है जी। क्या उसका टैक्स यूके में लगना चाहिए या पाकिस्तान में, ट्रांसफर उसको यूके हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेजिडेंसी देखेंगे, रेजिडेंसी स्टेटस। सबसे पहले हमें हमारी रेजिडेंसी स्टेटस को देखना। अब जरा और से सुनना, टैक्स स्टेटस बहुत मैटर करता है इंडिविजुअल का। मैं वापस आता हूं इस बात पे, सबसे इंपॉर्टेंट हेड पहली आज की क्लास का, टैक्स स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल बहुत मैटर करता है। टैक्स स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, आया एक इंडिविजुअल क्या यूके, सबसे पहली चीज, अगर वो इंडिविजुअल यूके रेजिडेंट है, या वो यूके रेजिडेंट होगा, या वो फिर क्या होगा, नॉन यूके। पहले बात समझनी है गौर से प्लीज, एक मिनट। यूके रेजिडेंट होगा या नॉन यूके। अगर वो यूके रेजिडेंट है, अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे इनकम टैक्स विल बी पेएबल ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम, इनकम टैक्स विल बी पेएबल ऑन इनकम अर्न्ड इन यूके। अगर आप यूके रेजिडेंट हो ना, तो दुनिया में आप कहीं पे कोई भी इनकम कमा रहे हो उसका टैक्स आपने यूके में देना। लेकिन अगर आप यूके रेजिडेंट नहीं हो, तो फिर यूके रेजिडेंट नहीं हो, यूके के अंदर रह रहे हो, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अगला आपका ये करना चाहिए कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। पहले हमें ये सिखाना आता हूँ सर, लेकिन अभी मेरी बात से थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करो। अगर यूके रेजिडेंट, तो दुनिया में वो कहीं पे भी किसी कोने में इनकम कमा रहा है उसका टैक्स कहाँ में लगेगा, यूके। लेकिन अगर वो यूके रेजिडेंट नहीं है, यूके में घूमने गया हुआ है, फिर सिर्फ यूके में इनकम टैक्स तभी लगेगा अगर उसने कोई यूके में इनकम कमाई है। जो यूके में इनकम उसने कमाई है ना, उस पर सब टैक्स देगा यूके में। क्या ये बात समझ आएगी। मैं रेजिडेंसी, मैं ये बता रहा हूँ कि रेजिडेंसी, अभी बताता हूँ कि रेजिडेंसी कैसे आइडेंटिफाई करें। हमारे कोर्स के अंदर एक एमसीक्यू आता है, 4 लोग हैं, बताओ कौन सा रेजिडेंट है कौन सा नॉन रेजिडेंट है। तो मैंने और आपने टेस्ट अप्लाई करना है, अभी करते हैं उसे। लेकिन पहले आप इस बात को अंडरस्टैंड करो कि अगर आप यूके रेजिडेंट हो, दुनिया में कहीं पे भी कोई इनकम कमा रहे हो, जैसे कि हमारे यूके रेजिडेंट है, तो यूके में तो सैलरी आ रही है, उस पर तो टैक्स देना ही देना है, इनकम टैक्स। लेकिन जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी आ रहे थे उस पर भी यूके टैक्स लगेगा। आपका क्वेश्चन कि सर हो सकता है पाकिस्तान अथॉरिटीज ने भी टैक्स लिया उस पर, एक ही इनकम पे, वेरी गुड, एक ही इनकम पे डबल टैक्स नहीं लग गया। आपको नहीं लगता एक ही इनकम पे, एक इनकम पे पाकिस्तान वालों ने भी प्रॉफिट पे टैक्स ले लिया, बाद में वो प्रॉफिट ऑनर के पास यूके में गए, वहां पे यूके वाले, तो दो कंट्रीज का आपस में एमओयू साइन हुआ होता है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, कि अगर एक इनकम पे हमने टैक्स ले लिया है तो तुमने उस पर टैक्स, बस ये बात याद रखनी है।
क्या बात याद रखनी है कि अगर आप यूके रेजिडेंट हो, आपके कोर्स में जितना है उतना समझो, अगर आप यूके रेजिडेंट हो तो दुनिया में कहीं कोई इनकम कमा रहे उसका टैक्स कहां पे लगेगा। अगर आप नॉन यूके रेजिडेंट हो तो फिर यूके में जब आपने इनकम टैक्स उसी इनकम पे देना है जो आपने कहां पे अर्न की। अगर आपकी किसी इनकम पे डबल टैक्स लग रहा है तो आपको डबल टैक्सेशन एचएमआरसी आपका टैक्स कैलकुलेट करेगी और उसमें से आपको सर्टेन अमाउंट रिलीफ दे देगी, यार तुम्हारा इतना टैक्स तो पाकिस्तान में पेड है तो इतना छोड़ के बाकी इतना यस सम टाइम होता है सम टाइम नहीं होता। नहीं है वो यूके में, अप्लाई यूके में होगा, लेकिन अगर आपने ओवरसीज में अगर टैक्स दिया हुआ है तो वो आपका उस टैक्स में से माइनस होकर नेट ऑफ है। यही तो फर्क है कि रेजिडेंसी देखी जाती है इंडिविजुअल, कि उस इंडिविजुअल की रेजिडेंसी कहाँ पे, इंडिविजुअल कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है कहाँ पे ये नहीं देखा जाता। अब मेरी बात बहुत से सुनिए सबने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर आपकी अगर ये बात थोड़ी भी समझ आ रही है, थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी जब आपको रेजिडेंसी की मीनिंग समझ कि सर ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या एक बंदा यूके रेजिडेंट है या वो नॉन यूके है। प्लीज 10-15 मिनट देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का एमसीक्यूज अक्सर है पेपर में, सारे का देखो। रेजिडेंसी कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, रेजिडेंसी कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ओवरसीज टेस्ट अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, ओवरसीज, या इसको कहा जाता है ऑटोमेटिक नॉन यूके टेस्ट, ऑटोमेटिक नॉन यूके टेस्ट। मुझे बताओ, अगर एक इंडिविजुअल ने ये टेस्ट मीट कर लिया तो फिर तो ऑटोमेटिकली वो बंदा क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये देखो अगर ये टेस्ट उसने मीट कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो बंदा क्या होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इफ एक बंदा ऑटोमेटिक नॉन यूके नहीं है, व्हाट इफ एक बंदा ऑटोमेटिक नॉन यूके नहीं है, तो फिर हमें स्टेप 2 होता है ऑटोमेटिक यूके देखना टेस्ट होता है। अगर ये स्टेप 2 पे इधर लिख रहा हूं कि अगर ये टेस्ट में मीट हो गया, यस, तो वो इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली क्या होगा, नॉन यूके रेजिडेंट, क्या होगा वो, नॉन यूके रेजिडेंट। लेकिन अगर ये टेस्ट नहीं मीट हुआ तो फिर हमें स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंसी टेस्ट। अगर ये मीट हो गया, अगर मीट हो गया तो ऑटोमेटिकली ये बंदा क्या होगा, यूके रेजिडेंट। अगर ये नहीं मीट हुआ फिर हमने क्या करना है ये मैं भी सिखाता हूं आपको, स्टेप 3 है लेकिन स्टेप 3 को बाद में डिस्कस करते हैं। टेंशन नहीं लेनी, अभी आपको समझ आ जाएगा, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट इज जस्ट रूल्स पढ़ेंगे अप्लाई करेंगे समझ। थोड़ा सा पढ़ने में मैंने क्या था, टेक्स्ट बोरिंग है, टेक्स्ट मुश्किल होता है पढ़ने में, अप्लाई करने में इजी है। सुनते जाना। फॉर एग्जाम्पल अरसलान की रेजिडेंसी स्टेटस को मैंने और आपने आइडेंटिफाई करना, अरसलान की रेजिडेंसी स्टेटस को आइडेंटिफाई करना। पहले हम अप्लाई करेंगे, पहले हम देखेंगे अरसलान क्या ऑटोमेटिकली नॉन यूके टेस्ट मीट तो नहीं कर। अब ये है क्या नॉन यूके टेस्ट, इधर देखो सारे, ऑटोमेटिक नॉन यूके टेस्ट क्या है जरा समझना प्लीज। अरे इधर देखना प्लीज, 3 में से कोई भी एक बात मीट होगी। स्पेंट लेस देन 16 days in UK and resident in resident in previous 3 tax years. UK resident spent
less than 46 days in UK and was not UK resident in previous 3 tax years. फिर spent less than 91 days and work full time overseas. और से मेरी बात सुनना, अभी आपको ये बिल्कुल इजी और आसान अल्फाजों में सिखाऊंगा, समझें जरा प्लीज। अरसलान यूके के अंदर, अगर एक और चीज है, ये मैं इस पे 1 मिनट के लिए वापस आता हूँ। हर इंडिविजुअल ने जो इनकम टैक्स पे करना है ना, वो टैक्स ईयर के हिसाब से पे करना है। जैसे कंपनीज वगैरह के प्रॉफिट्स वगैरह अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं ना, एक इंडिविजुअल ने इनकम टैक्स पे करना है अकॉर्डिंग टू टैक्स ईयर। जैसे पाकिस्तान में जुलाई टू जून है, यूके में 6 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल है। यूके के अंदर टैक्स ईयर जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं पिछला टैक्स ईयर। हम टैक्स ईयर जो पढ़ेंगे ना, वो टैक्स ईयर है 6 अप्रैल 2023 से लेके 5 अप्रैल 2024। इस टैक्स ईयर को कहा जाता है 23-24। कोड क्या दिया जाता है, नाम क्या दिया जाता है? 23-24। क्यों कहा जाता है 23-24? क्योंकि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के जो महीने हैं, वो 23 में पूरे 12 महीने हो गए ना। 6 अप्रैल पे शुरू हुआ, 5 अप्रैल पे खत्म हुआ। तो एक इंडिविजुअल ने टैक्स ईयर के अंदर कितनी इनकम कमाई, इस टैक्स ईयर के, एक इंडिविजुअल ने टैक्स ईयर के हिसाब से हमें इसका स्टेटस देखना होता है। टैक्स ईयर क्या है? 23-24 हम पढ़ रहे हैं। कौन सा टैक्स ईयर हम पढ़ रहे हैं? 23-24। कब से शुरू हो रहा है? 6 अप्रैल 2023 से लेके 5 अप्रैल 2024। 23-24 का कोड क्यों है? क्योंकि कुछ महीने 23 में फॉल कर रहे हैं, कुछ महीने किसमें फॉल कर रहे हैं? 24। इससे पिछला टैक्स ईयर क्या था, जो करंटली यूके में अभी चल रहा है ना, वो 24-25 चल रहा है। करंटली 24-25 चल रहा है ना, क्योंकि देखो करंटली क्या है, 6 अप्रैल 2024 से लेके 5 अप्रैल 2025। लेकिन जो वहां पे चल रहा है वो नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो तो उन्होंने लॉ बना के इम्प्लीमेंट किया, उसमें लूपहोल्स थे। आपको हमेशा, आपका उनका पर्पस कोई डे वन से टैक्स कंसल्टेंट नहीं बना, आपको एप्लीकेशन सिखा। तो वो चीज जो गुजर चुकी है, उसको यूज करके आपको सिखाया जा रहा है टैक्स। हमेशा पिछला टैक्स ईयर पढ़ाया जा रहा है, इसको कहा जाता है आपके पास टैक्स ईयर 23-24। हालांकि करंटली यूके में जो टैक्स ईयर चल रहा है 24। तो इसलिए कहा जाता है कि टैक्स के रेट चेंज होते हैं एसीसी के अंदर हर साल बाद। मार्च, जून से लेके मार्च तक की जो अटेम्प्ट होती है ना, 4 अटेम्प्ट में टैक्स रेलिवेंट होता है। मार्च 2024, सितंबर 2024 हो गया, दिसंबर 2024 वाला आपके पास, और राउंड अभी जो आप अटेम्प्ट दोगे मार्च 25। इसके बाद अगला टैक्स ईयर शुरू हो जाए, मतलब जो आपसे अगला बैच होगा ना, उसको मैं टैक्स ईयर पढ़ा रहा हूँ 6 अप्रैल 2024 से लेके 5 अप्रैल 2025। सही है। अब बहुत से मेरी बात सुनना, एक इंडिविजुअल ने एक टैक्स ईयर के अंदर कितनी इनकम कमाई, इस पे क्या देगा? टैक्स ईयर, वर्ड क्या याद रखना है? टैक्स ईयर। तो एक, अब यूके में अरसलान 6 अप्रैल पे आया, 23-24 में स्टेटस ढूंढ रहे हैं इसका। हर टैक्स ईयर का स्टेटस देखा जाता है, हर टैक्स ईयर में इसकी रेजिडेंसी स्टेटस देखा जाता है। इसके कंसल्टेंट का पहला काम यही है, इसका स्टेटस देखना, फिर इसको सजेस्ट करना। तो 6 अप्रैल पे ये यूके में आया, 16 अप्रैल पे ये वापस चला गया। पहले कभी यूके गया ही नहीं था। कितने दिन, 10-11 दिन रहा। 10 दिन हो गए 6 अप्रैल से 16 अप्रैल। तो ये देखो इस टैक्स ईयर के अंदर, ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना, एक टैक्स ईयर के अंदर उसने कितने दिन गुजारे? लेस देन। और क्या कभी पहले यूके रेजिडेंट था? क्या पहले कभी यूके गया था? क्या पिछले 3 टैक्स ईयर में क्या ये रेजिडेंट था? नहीं। ऑटोमेटिकली अभी ये क्या कहलाएगा? मैं वही कह रहा हूँ, ऑटोमेटिकली नॉन, ऑटोमेटिक नॉन यूके टेस्ट ना। नहीं,
ये ओवरसीज है ना, ये टेस्ट है ना उसके कि अगर एक बंदे ने 16 दिनों से कम गुजारे और पिछले 3 सालों में वो रेजिडेंट नहीं था तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नॉन। इट्स लाइन में रेजिडेंट लिखा हुआ प्रीवियसली, तो यहाँ पे अच्छा सॉरी, नॉन, सॉरी, नॉन यूके रेजिडेंट एंड नॉट यूके रेजिडेंट, वर्ड लिखना था, नॉट यूके रेजिडेंट इन प्रीवियस टैक्स ईयर। मेरी बात गौर से सुनना, असलान ने 10 दिन गुजारे पिछले 3 टैक्स ईयर में, वो कभी यूके में रेजिडेंट, ऑटोमेटिकली नॉन यूके हो गया। लेकिन असलान ने आपके पास कितने दिन स्पेंड किए, अगर पिछले 3 टैक्स ईयर में, हम थोड़ा सा आई थिंक इसको इधर देखें, एंड हैज नॉट बीन यूके रेजिडेंट, उसमें यही लिखना था, उसमें नॉट नहीं लिखना था, ऊपर नीचे हम करेंगे। सुनो सुनो गौर से सुनो, इधर देखो, एक इंडिविजुअल ने लेस देन 16 दिन गुजारे और पिछले 3 टैक्स ईयर में रेजिडेंट था। अगर आप पिछले 3 टैक्स ईयर में रेजिडेंट थे ना, तो आप यूके में 15 दिन गुजार सकते हो बगैर रेजिडेंट कहलवाए। लेस देन 16 क्या बनते हैं, 15 बनते हैं ना। अगर 16 से अबव हुए तो ये टेस्ट मीट नहीं हो। दूसरा, पिछले 3 टैक्स ईयर में रेजिडेंट नहीं थे तो आपको रिलीफ दिया जाता है, 45 दिन तक गुजार सकते। आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, ऑटोमेटिक नॉन यूके टेस्ट का मतलब ये है कि 16 दिनों से कम गुजारे, लेकिन अभी प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं था तो 45 दिन तक भी गुजार सकते, 40 दिन तक। ये वो टेस्ट है जिसमें ऑटोमेटिकली एक बंदा क्या होगा, नॉन यूके। मैं एग्जांपल लेता हूं, अरसलान पिछले 3 टैक्स ईयर में, 23 का चल है ना, पिछला टैक्स ईयर 22-23, सही है, 21-22, 20-21 में रेजिडेंट था, यूके में से 13 दिन गुजारे, नॉन यूके कहलवाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेंड लेस देन 16 ईयर्स। लेकिन अगर इसने 18 दिन गुजार दिए तो ये वाला टेस्ट मीट नहीं। नहीं, 3 साल है, वर्ड के 3 साल, मैंने वर्ड स्पेसिफाई कर दिया 3 साल। नहीं नहीं, 3 साल, 3 साल। सेकेंडली, सेकेंडली, अरसलान रेजिडेंट था ही नहीं, यूके में टैक्स ईयर के अंदर 40 दिन गुजारे, लेस देन 46 डेज, और कभी रेजिडेंट था ही नहीं, अभी भी ऑटोमेटिक नॉन यूके। फिर अरसलान पाकिस्तान में फुल टाइम जॉब कर रहा है, यूके के अंदर 80 डेज गुजारे, लेस देन 91 डेज, एंड वर्किंग फुल टाइम ओवरसीज। अगर ये 3 टेस्ट मीट हो गए तो ये बंदा ऑटोमेटिकली नॉन यूके कहलवाएगा। ऑटोमेटिकली क्या कहलवाएगा, नॉन यूके। व्हाट इफ अरसलान 105 दिन रहा है और पाकिस्तान में फुल टाइम जॉब कर रहा है, पाकिस्तान में फुल टाइम जॉब कर रहा है लेकिन स्पेंड मोर देन 91 हो गया, तो ये वाला टेस्ट तो नहीं मीट हुआ। हाँ, अब हम स्टेप 2 पे जाएंगे। अगर ये टेस्ट मीट हो गया फिर तो बात ही खत्म, ही और ऑटोमेटिकली नॉन यूके। अगर ये टेस्ट नहीं मीट हुए, अब हम जाएंगे ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंसी पे। तो हम देखेंगे ये बंदा नॉन यूके तो है नहीं, तो अब हम देखेंगे कहीं ये ऑटोमेटिकली यूके तो नहीं है, ऑटोमेटिकली ये यूके रेजिडेंट तो नहीं है। स्टेप 2, ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट टेस्ट। इसमें एक बंदे ने स्पेंड एटलीस्ट 183 डेज, फिर इंडिविजुअल हैज ओनली होम इन यूके, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट हो, इंडिविजुअल वर्क फुल टाइम इन यूके। अभी मैं आपको केसेस करवाऊंगा, बड़े मजे मजे के केस हैं। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको एक्चुअली इसकी सही से समझ नहीं आएगी। अच्छे खासे क्वेश्चन है इसमें। चलो, पहली चीज मैंने और आपने क्या की, पहली और इंपॉर्टेंट चीज, एक बंदे का ऑटोमेटिक टेस्ट नहीं मीट हुआ है, नॉन यूके वाला। हम आगे अब ऑटोमेटिकली कहेंगे वो यूके रेजिडेंट तो नहीं है। अरसलान ने उस टैक्स ईयर के अंदर 190 दिन,
190 दिन ऑटोमेटिकली यूके हो गया। ओनली होम इन यूके। घर में कितने दिन रहा है ये मैटर नहीं करता, एक ही घर है इसका, पूरी लाइफ टाइम इसने अपना एक ही एसेट बनाया, एक ही घर बनाया और दो घर में इन यूके। ऑलवेज विल बी यूके। ओनली होम इन यूके। रह कहीं पे भी रहो लेकिन उसका अपना घर ऐसा नहीं है कि एक घर यूके में भी है एक पाकिस्तान में, फिर वो ये टेस्ट नहीं होगा। फिर इंडिविजुअल वर्क फुल टाइम इन व्हाट यूके, फुल टाइम वो यूके में काम कर। अगर ये चीज हो गया, लेट्स से अरसलान कुछ दिन यूके में काम कर रहा है, कुछ दिन पाकिस्तान में कर रहा है, अब फुल टाइम यूके में तो काम नहीं कर रहा है। वो मैं भी आता हूँ, मैं भी उस पे आता हूँ कि अब ना वो ऑटोमेटिक टेस्ट मीट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट का, ना वो यूके वाला मीट कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अरसलान हैज स्पेंट 170 डेज, 16 दिनों से ज्यादा है, 46 डेज से ज्यादा है, 91 से ज्यादा है, तो नॉन यूके नहीं मीट हुआ। और उसने 183 डेज भी नहीं गुजारे कि वो ऑटोमेटिक कहलवाए यूके, सिर्फ 170 डेज है। तो अब बताओ दोनों टेस्ट नहीं मीट हुए। अब स्टेप 3 पे जाएं। व्हाट इज द स्टेप 3? स्टेप 3 क्या है कि आपने दो चीजों को देखना है उसके, एक उसके यूके के साथ कनेक्शन कितनी है टाइम, और एक उसके प्रीवियस स्टेटस क्या था पिछले टैक्स ईयर का। थर्ड, उसने उस टैक्स ईयर के अंदर तीन चीजें आपने देखनी है स्टेप 3 में। स्टेप 3 के अंदर आपने तीन चीजों को कंसिडर करना है। नंबर वन, ties with UK in tax year. Secondly, previous status. अब वो प्रीवियसली रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट। फिर डेज स्पेंट इन टैक्स ईयर इन यूके। इन तीन चीजों को आपने देखना है। पहले आ जाओ टाइज पे, कौन कौन सी टाइज है, कौन कौन सी टाइज है पहले ये देख लो। फैमिली, अकोमोडेशन, वर्क, डेज इन यूके एंड कंट्री। फैमिली, एक बार ये समझ लो, मैं आपको अप्लाई करूंगा, बहुत इजी है। फैमिली, सेकेंडली आपके पास आ जाएगा अकोमोडेशन, वर्क, डेज इन यूके एंड कंट्री। सर फैमिली के अंदर भी याद रखना, पेपर में एक एमसीक्यूज आ चुका है, क्लोज फैमिली हो। फैमिली के अंदर क्लोज फैमिली, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज फैमिली इन लॉ? स्पाउस, सिविल पार्टनर या कोई बच्चे, और वो भी माइनर चिल्ड्रन, 18 से कम हो जिसकी एज, 18 से जिसकी एज कम हो। एक पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है कि बहुत सारे बच्चों ने फैमिली की टाइप पे क्लिक कर दिया, हालांकि वो जो इंडिविजुअल थी, वो जो मदर थी, वो अपने बेटे के साथ रहती थी, तो उस बेटे की एज 25 साल। और अभी पेपर में एमसीक्यू आया था कि एक इंडिविजुअल की यूके टाइज कौन कौन सी मीट कर रही, तो बहुत सारे बच्चों ने 2 नंबर के एमसीक्यू में फैमिली का क्लिक कर दिया, हालांकि इस छोटे से वर्ड के लिए वो गलत हो, किसी ने ये फोकस ही नहीं किया ना, ये तो माइनर चिल्ड्रन है। फैमिली के अंदर कौन आता है? क्लोज फैमिली मेंबर्स। क्लोज फैमिली मेंबर्स के अंदर कौन है? आपका स्पाउस, आपका सिविल पार्टनर, एंड सेकेंडली आपके पास आता है आपके बच्चों के अंदर भी कोई माइनर, बेटा बेटी माइनर चाहिए। माइनर वर्ड का क्या मतलब है? 18 से जिसकी एज कम हो। फैमिली टाइज मतलब हम देखेंगे उस इंडिविजुअल की क्या कोई फैमिली इन यूके है। फैमिली टाइज, असलान में ना ऑटोमेटिक नॉन यूके में हुआ, ना ऑटोमेटिक यूके। अब हम इसकी टाइज देखेंगे। फैमिली टाइज है, एक अकोमोडेशन हैज हाउस इन द यूके। क्या यूके में कोई घर है उसमें वो यूज भी किया उसने, चाहे वो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, चाहे एक दिन, 2 दिन, इवन एक घंटा ही क्यों यूज किया उसने। पहली चीज, दैट असलान इज हाउस इन यूके। सेकेंडली, दैट हाउस हैज बीन यूज, कितने टाइम पीरियड के लिए यूज हुआ है दैट डजंट मैटर। थर्ड, वर्क, सब्सटेंटिव वर्क उसने यूके में किया है। अब ये सब्सटेंटिव वर्ड बड़ा जजमेंटल है, लॉ इसके ऊपर चुका है।
सब्सटैंटिव वर्ब का मतलब ये है कि इस पूरे टैक्स ईयर के अंदर इसने जहां जहां पे भी काम किया, सबसे ज्यादा काम उसने कहां पे किया है। फिर फिर उसने पिछले 2 टैक्स ईयर में 90 दिन गुजारे हैं यूके में। अच्छा, पिछले 2 में भी हो सकता है, या आइदर इन has spent more than 90 days in UK in either or both of previous 2 tax years. मेरी बात गौर से सुनना। एक टाई फैमिली है, एक टाई अकोमोडेशन है, थर्ड टाई सब्सटैंटिव वर्क है, फोर्थ टाई है डेज इन यूके। कि पिछले 2 टैक्स ईयर में या पिछले में से किसी एक टैक्स ईयर में उसने 90 दिन यूके में गुजारे। लास्ट टाइम पता है क्या है? एक उस टैक्स ईयर के अंदर, वो जो टैक्स ईयर है ना 23-24, अरसलान पाकिस्तान भी आया, ये भी गया, विजिट किया इसने, दुबई में विजिट किया, फॉर एग्जांपल मलेशिया में विजिट किया, 7-8 कंट्रीज टैक्स में टैक्स ईयर। लेकिन उस सबसे ज्यादा टाइम यूके में गुजारा। मलेशिया 15 दिनों के लिए गया, पाकिस्तान 20 दिनों के लिए गया, सही है। और फॉर एग्जांपल यूके 170 डेज, दुबई 10-12 दिन के लिए गया। सबसे ज्यादा टाइम तो कंट्री का ही वीक हो गया। अब सुनना था गौर से सुनना। इन टाइज को यूज कैसे करना है, जरा प्लीज जरा एक एप्लीकेशन सीखना। मैं जा रहा हूँ, बस 2-3 मिनट में क्वेश्चन दे देंगे। सुनो, एक बंदे की रेजिडेंसी स्टेटस निकालने का पर्पस क्या है, मुझे बताइए। टैक्स कितना उसने देना है? क्या उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है, या सिर्फ यूके वाली इनकम पे टैक्स देना है? इसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ा है बंदे का? रेजिडेंसी स्टेटस। कैसे निकाला जाता है रेजिडेंसी स्टेटस? नंबर 1, ओवरसीज ऑटोमेटिक टेस्ट। मीट हो गया, बात खत्म। ही विल बी कॉल्ड ओवरसीज। यूके रेजिडेंट होगा ही, ओवरसीज होगा। अगर उसने कोई यूके में इनकम कमाई होगी तो उस पर टैक्स देगा, सही है। अगर वो नहीं मीट हुआ तो फिर किसकी तरफ जाएंगे? यूके रेजिडेंट्स। वो मीट हो गया तो दुनिया में जहां पे भी इनकम कमा रहा है यूके में टैक्स। अगर नहीं मीट हुआ तो स्टेप 3 क्या है? टाइज। इन 5 में से हम देखेंगे कितनी टाइज मिल रही है। लेकिन कितनी टाइज, इसको यूज कैसे करना है? अरसलान, इसके लिए एक टेबल दिया होगा, पेपर में भी दिया होता है। पेपर में हेल्प बॉक्स में दिया होगा टेबल आपको, ये रहा, ये इतना टेबल दिया होगा। मैंने क्या बोला था? एक टाई। दूसरा, आपने उस टैक्स ईयर के अंदर कितने दिन अरसलान ने गुजारे? अरसलान ने गुजारे 170 डेज। कितने दिन गुजारे थे हमारी वाली एग्जाम्पल में? कितने दिन? 170। और अरसलान पहले कभी रेजिडेंट नहीं था, पहले कभी रेजिडेंट नहीं था। तो बताओ, रेजिडेंट कहलवाने के लिए कितनी टाइम चाहिए? इस टेबल को कैसे अप्लाई करना है? नंबर 1, डेज स्पेंड इन यूके 170। प्रीवियसली ये कभी रेजिडेंट नहीं था। अब हम इस हमें ये टेबल गाइड कर रहा है, हमें ये टेबल कह रहा है कि आपका ये बंदा रेजिडेंट होगा अगर इसके पास कितनी टाइम हो। तो वो टाइज कौन सी वाली हो, जो 5 नहीं लिखी उनमें से देखनी है। अरसलान की फैमिली इन यूके है, और अरसलान ने सबसे ज्यादा टाइम यूके में गुजारा है। 2 टाइम मीट होगी, अब ये क्या करवाएगा? यूके। अगर ये प्रीवियसली रेजिडेंट होता तो फिर इसको एज होगा, सिर्फ कितनी टाइम चाहिए रेजिडेंट करने के लिए? एक और एग्जांपल देता हूं। एक बंदा जिसने 70 डेज गुजारे यूके में, कितने दिन गुजारे? ना उसने ऑटोमेटिक मीट किया, ऑटोमेटिक ओवरसीज वाला, ना ही उसने ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंसी वाला मीट किया। 70 डेज। और प्रीवियसली वो बंदा रेजिडेंट था, प्रीवियसली वो बंदा क्या था? कितने दिन गुजारे? 70। इस वाले प्रीवियसली वो रेजिडेंट था, कितनी टाइम चाहिए होगी रेजिडेंट करवाने के लिए? इस तरह आपने टेबल किया है। अब वो टाइज निकालने के लिए आपको डेटा देगा उस बंदे का, उस बंदे का लिखेगा कि उस बंदे ने सब्सटैंटिव काम यूके में किया है। टेबल गिवन होगा, ये टेबल गिवन होगा इतना सा, ये टेबल आपको गिवन होगा। ये देखें, दिस टेबल इज इंक्लूडेड इन टैक्स रेट्स एंड अमाउंट। ये पेपर में आपको टैक्स टेबल दिया होगा ऑलरेडी। इस टेबल की हेल्प लेनी है, उससे आइडेंटिफाई करना है क्या वो बंदा रेजिडेंट है या नहीं। क्या चीज समझ आई? ओके। हाँ हाँ, एमसीक्यूज में भी यस, ये टेबल में दिया होता है, एमसीक्यूज में भी आप रिप्लेस। अच्छा, अगर आप यूके लीव कर रहे हो ना, छोड़ के जा रहे हो, तो सारी 5 टाइज रेलिवेंट है। लेकिन अगर अगर यूके में पहली बार आ रहे हो
तो सिर्फ पहली 4 टाइज रेलिवेंट होंगी, ये बात भी याद रखना। अगर आप यूके में लीव करके जा रहे हो तो आपकी 5 टाइज में से देखा जाएगा कितनी टाइज हैं आपके पास। लेकिन अगर आप यूके में पहली बार आ रहे हो तो फर्स्ट 4 टाइज होती हैं, कंट्री टाई को इग्नोर किया जाता है क्योंकि पहली बार यूके में आए हो ना। तो उस केस में कंट्री का क्या मतलब है कि ज्यादा टाइम कहां पे स्पेंड किया, इसको इग्नोर किया जाता है। अभी मैं अप्लाई करवाता हूं आपसे, आपको समझ आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। वन बाय वन करके, 4-5 लोग हैं, वन बाय वन करके मैंने और आपने मिल के इन रूल्स को अब अप्लाई किया। टेक्स्ट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। पढ़ो पहला। जी सर बताएं, वन बाय वन करके। वन बाय वन करके explain whether or not following individuals are resident in the UK or not। देखें अगेन, कहां पे, जो उसकी पैदाइश का कौन सी कंट्री, ये मैटर नहीं करता। बॉर्न एंड जन्म में हमने रेजिडेंसी के लिए ही हैज लिव्ड इन व्हाट, जर्मनी। 23-24 में व्हेन ही केम टू द यूके टू विजिट ऑन 10 जून। तो आप में से पहला सवाल मेरा आपसे, क्या ये प्रीवियसली रेजिडेंट था? प्रीवियसली रेजिडेंट तो नहीं था ना, क्योंकि कभी वो आया ही नहीं है, जर्मनी में ही रहा है, वहीं पे रहा है। यूके रेजिडेंसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका, पहली बार यूके में आया है। और 10 जून से लेके 18 जनवरी, जरा कोई डेज काउंट करें, अराउंड कितने बनते हैं? 218। या अगर सही, अगर हम काउंट करें 10 जून से एग्जैक्ट, अगर आप काउंट करो, जून वाले महीने को छोड़ दो, अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने पूरे, सही है। और 18 जनवरी के दिन हो गए और 20 दिन उसके हो गए, तो अराउंड 200 तक बन रहे हैं अराउंड। अब मुझे बताओ, आपका क्या, आप इस टेस्ट को, पहले कौन सा टेस्ट अप्लाई करना था? तरीका क्या है इसका? तरीका क्या है? जो मैं तरीका सिखा रहा हूं यही फॉलो करना है। स्टेप वन, सबसे पहले क्या टेस्ट अप्लाई करना था? ओवरसीज वाला। बताओ क्या इसने 16 दिनों से कम गुजारे हैं, ज्यादा? 16 दिनों से। और इसके लिए ये वाली बात तो ये वाली बात रेलिवेंट है, ये वाली, ये वाली तो उन पे अप्लाई होती है ना जो पहले रेजिडेंट हो। ये तो रेजिडेंट था ही नहीं। ये वाली बात, इसने 46 डेज से तो ज्यादा गुजार दिया, ये वाला टेस्ट मीट। अब क्या उसने एटलीस्ट 183 डेज गुजारे हैं? क्या अमाद 183 डेज गुजारे हैं? अमाद इससे ज्यादा गुजारे हैं, वेरी गुड। तो ऑटोमेटिकली ये क्या कहलवाएगा? ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? यूके रेजिडेंट। सेकंड वाला सॉल्व करो, सेकंड वाला, जल्दी मत करना प्लीज। ओके, सुनो सुनो गौर से। बॉर्न इन फ्रांस, शी हैज लिव्ड इन हर होम टाउन अंटिल द टैक्स ईयर। तो इसका मतलब है पहले कभी भी वो यूके। पहला स्टेप क्या था? ओवरसीज वाला। नॉट यूके रेजिडेंट है, नॉट यूके रेजिडेंट। इसके लिए उसने कितने दिन से कम गुजारने हैं? 46 से कम। ये देखो ना कितने गुजारे हैं उसने। तो ये वाला मीट हो गया ना, ऑटोमेटिकली ये क्या हो गई? आगे जाना ही नहीं है। अगर ये टेस्ट पहले ही मीट हो गया तो ऑटोमेटिकली शी विल बी कॉल्ड व्हाट, नॉन यूके। ये नहीं मीट हुआ तो फिर हमने आगे स्टेप 2 पे जाना है। ये चीज सबको समझ आई है? एक और केस सॉल्व करो, ये बहुत मजे का केस है, जल्दी नहीं करना। केस को पढ़ने का तरीका होता है, सही है, केस को पढ़ो, समझो, अपने आप को ब्रेक डाउन करके समझाओ।
ये वाला मैं करवाऊंगा, अगला आप मुझे सॉल्व करके देंगे। इधर देखें, फरीद हैज ऑलवेज स्पेंड मोर देन 300 डेज इन यूके एंड हैज देयरफॉर बीन व्हाट, ऑल हमेशा वो 300 दिन गुजारता आया है। तो इसका मतलब है प्रीवियस स्टेटस उसका क्या है, क्योंकि 183 डेज से ज्यादा एटलीस्ट हो तो प्रीवियसली तो हमेशा। इधर देखो, आपने पेपर में आइडेंटिफाई करना होगा कि इन दोनों में से कौन सी वाली बात अप्लाई हो। ये बंदा तो प्रीवियसली रेजिडेंट है, तो इसने ऑटोमेटिकली वो चीज कहलवाने के लिए 46 दिनों से कम या 16 दिनों से कम, पहली वाला अप्लाई होगा ना भाई, पहला वाला अप्लाई होगा, क्योंकि प्रीवियसली हो गया है रेजिडेंट। तो इस साल में ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट कहलवाने के लिए कितने दिनों से कम गुजारने हैं। स्टेप वन यही है ना। अब बताओ, इस टैक्स ईयर के अंदर 5 अप्रैल पे उसने अपना काम छोड़ा है। हमारा टैक्स ईयर कब शुरू होता है, 6 अप्रैल 2023 पे। कब शुरू होता है, याद रखना ये बात। कब एंड होता है, 5 अप्रैल 2024 पे। करंट टैक्स ईयर हम कौन सा पढ़े हैं, 23-24 कौन सा पढ़े हैं। तो 5 अप्रैल पे उसने अपना काम वहां पे गिव अप किया, यूके आ गया। बल्कि एंड 18 मई पे ही सेट ऑफ ऑन द राउंड द वर्ल्ड हॉलीडे। ही डिड नॉट रिटर्न टू द यूके अंटिल व्हाट, सर 5 अप्रैल पे उसने अपना काम छोड़ा। टैक्स ईयर कब शुरू हुआ, 6 अप्रैल पे। 6 अप्रैल से लेके 18 मई, 6 अप्रैल से लेके, जरा कोई मुझे बताए 17 मई तक कितने दिन बने, क्योंकि उसके बाद तो वो आया ही नहीं ना वापस। अराउंड 42-43 बन गए, यही बन गए ना अराउंड। देखो ना, अप्रैल के आपके पास 25 दिन बन गए, 17 दिन ये बन गए 42। भाई ये समझ आया है, इस टैक्स ईयर के अंदर कितने दिन उसने गुजारे यूके में, 42 दिन। क्योंकि उसके बाद वो देखो ना, वो वर्ल्ड हॉलीडे पे चला गया और वो यूके में आया है आखिरी दिन पे टैक्स ईयर के। वो तो अगला टैक्स ईयर फिर शुरू हो गया होगा, हमने इस टैक्स ईयर का देखना है। ये चीज समझ आ रही है, पक्की बात है। अब मेरी बात गौर से सुनो, प्रीवियसली रेजिडेंट था, हमेशा उसने 300 दिन गुजारे थे। ऑटोमेटिकली के लिए कितने कम दिन गुजारे, कितने दिन, 16 दिन से ज्यादा कम, उसने तो 42 दिन गुजारे। और क्या वो ओवरसीज काम करता है फुल टाइम, क्या लिखा हुआ है कहीं ऐसा, तो इसका मतलब है ये वाले टेस्ट तो मीट ही नहीं हुआ। अब 40 दिन गुजारे, क्या उसने एटलीस्ट 183 डेज गुजारे हैं, नो। क्या एक ही घर है उसका यूके में, ये देखो सेकंड होम इन पुर्तगाल है, ये वाला भी नहीं हुआ। और फुल टाइम यूके में काम भी नहीं कर रहा, तो बताओ क्या ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंसी टेस्ट मीट हुआ। अब बताओ, पहली चीज प्रीवियस स्टेटस, पहला ये दो चीजें देखो, बाद में टाइस। प्रीवियस स्टेटस हमेशा क्या है, रेजिडेंट। और कितने डेज उसने गुजारे हैं, 42। तो इधर देखो, टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रीवियसली रेजिडेंट था असलन, 42 डेज, 4 टाइज चाहिए होंगी। अब 4 टाइज उस बंदे की है या नहीं है, सर को क्या, 4 टाइज है या नहीं है, ये देखो क्या है। आप सुनिए कैसे, ठीक है, कह रहे थे मजे में। और शुरू कर रहे हैं, यस सर, से क्लास है, फिर मुलाकात होती है। 4 टाइज बताओ भाई, 4 टाइज। अब इस डेटा में से 4 टाइज बताओ क्या मीट हो रही है। देखें, वाइफ है और यंग चिल्ड्रन है, फैमिली वाली मीट होगी। अकोमोडेशन भी है, क्योंकि अब जो जितने दिन उसने गुजारे हैं फैमिली होम है ना यूके में। यूके में ये देखो, पहली टाई क्या थी, पहली टाई थी फैमिली। अकोमोडेशन भी है, और कंट्री टाइप भी है। नहीं, कंट्री टाइप है, वो ये रहा, यस। ये देखो ना, 5 वीक्स उसने पुर्तगाल में अब पुर्तगाल रहा है, 5 7 था 35 डेज में। यूके में तो 42 डेज रहा है। और बाकी कंट्रीज में जितने दिन रहा है वो कितने दिन, तो सबसे ज्यादा टैक्स ईयर में किस कंट्री में रहा है, 42 डेज। देखो, 5 7 था, 5 वीक पुर्तगाल में रहा है, लेकिन 5 7 था तो 35 डेज होते हैं। तो कंट्री वाली भी मीट हो गई। और डेज इन यूके प्रीवियस दो, या प्रीवियस दो में से किसी एक टैक्स ईयर में 90 दिनों से ज्यादा गुजारे उसने, 300 दिन हमेशा गुजारता रहा है। 4 टाइम मीट होगी ना, सब एक टाइम ये वाली मीट नहीं हुई, बाकी तो 4 मीट होगी। अब चाहिए भी कितनी थी,
ये तरीका होता है अप्लाई करने का। अब आपको इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए टाइज पे, क्योंकि टाइज पेपर में नहीं दी होगी, टेबल दिया होगा। टाइज आपने खुद आइडेंटिफाई, और ऊपर वाले रूल्स आपके माइंड में, प्रैक्टिस, रटना नहीं है, रटना नहीं है, बाय प्रैक्टिस। अच्छा, एक और केस अब सॉल्व करो, फिर इसके बाद एमसीक्यूज पे भी लेके जाता हूँ एक्चुअल। एक और केस ये वाला सॉल्व करो। तरीका वही है, पहले ओवरसीज, ओवरसीज में अगर प्रीवियसली रेजिडेंट थी तो 16 दिनों से कम, प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं थी तो 46 डे से कम, फुल टाइम ओवरसीज काम करिए तो 91 डे से कम। नहीं मीट हुआ तो ऑटोमेटिक यूके में जाओगे, 183 डेज ओनली होम इन यूके, या फुल टाइम यूके में काम करिए। वो भी नहीं मीट हुआ, फिर आप जाओगे टाइज पे, डेज पे, स्पेंड कितने किए, प्रीवियस स्टेटस क्या था, टेबल को हेल्प लोगे। ओके, हाउस वाइफ हैज प्रीवियसली विजिटेड द यूके ऑन हॉलीडे फॉर व्हाट, तो पिछले टैक्स ईयर में, हर टैक्स ईयर पिछले 5 साल में 30 दिन से गुजारे हैं, तो 30 दिन पे क्या कोई रेजिडेंट कहलवाता है? तो ये हमेशा क्या रही है पिछले सालों में, नॉन रेजिडेंट, याद रखना। और और खुद लिख भी दिया उसने, देखो खुद लिख भी दिया आगे, इस टैक्स ईयर के शुरू में ही हॉलीडे कॉटेज खरीदा है उसने यूके में, 23-24 में शी विजिटेड द यूके फॉर व्हाट, इधर देखो, क्या वो प्रीवियस टैक्स ईयर में रेजिडेंट थी, तो उसको कितने दिन गुजारने चाहिए थे, ये वाले थे ना, नई रेजिडेंट थी तो 46 से कम, उसने कितने दिन गुजारे हैं, और अच्छा 91 से कम गुजारे हैं, लेकिन क्या फुल टाइम ओवरसीज काम करिए, फुल टाइम ओवरसीज तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक नॉन यूके टेस्ट में नहीं हुआ। डन। अब क्या उसने 183 डेज गुजारे हैं, 80 डेज गुजारे हैं ना सिर्फ, क्या ओनली होम इन यूके है, ये तो हॉलीडे होम है, ये तो हॉलीडे होम है ना, क्योंकि वो हर होम इन, ये देखें ये तो सेकंड होम हो गया, क्योंकि पहले उसका जर्मनी में घर है, ये तो उसका सेकंड होम हो गया, ओनली होम में नहीं है, फुल टाइम यूके में भी काम नहीं करी, ये भी नहीं मीट हुआ। अब बताओ, इधर देखो, कितने दिन उसने गुजारते, 80, और प्रीवियसली कभी भी रेजिडेंट, इधर देखो सारे 80 दिन गुजारे हैं, प्रीवियसली कभी भी रेजिडेंट, कितनी टाइज चाहिए, 4 या 3, सॉरी नॉट नॉट रेजिडेंट, 4 टाइज। अब 4 टाइज में क्या फैमिली है उसकी, माइनर, आपके पास ये फैमिली है। सेकेंडली, फैमिली के बाद क्या अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन भी है, क्या वर्क का है, और प्रीवियस प्रीवियस 2 सालों में से किसी एक साल में उसने तो 30-30 दिन गुजारे हैं, और कंट्री, यूके में तो उसने सिर्फ 80 दिन गुजारे हैं, बाकी तो उसने जर्मनी में गुजारे हैं, तो ज्यादा टाइम कहाँ गुजारा है उसने, जर्मनी में। तो बताओ सिर्फ कितनी टाइम्स मीट हुई, चाहिए कितनी थी, तो ये रेजिडेंट, बात समझ आई। एमसीक्यू सॉल्व करने हैं सर। हाँ भाई, पहले ये वाला ओटीक्यू बताएं, 8 वाला, 8 वाले से पहले, बल्कि सॉरी, 8 वाले से पहले आप ये बताए हैं, हाँ 14 वाला बताएं पहले।
पेपर के एक्चुअल एमसीक्यूज है, हर पेपर में एक 2 नंबर का एमसीक्यूज अक्सर इस टॉपिक का होता है। पहले रिक्वायरमेंट पे फोकस करो। रिक्वायरमेंट ये है कि अप्रोप्रिएट बॉक्स पे आपने क्लिक करना है, टिक करना है कि आया फॉलोइंग दो इंडिविजुअल्स सेटिस्फाई और डू नॉट सेटिस्फाई ऑटोमेटिकली नॉट रेजिडेंट इन टेक्स। नॉट रेजिडेंसी के टेस्ट मीट हुए नहीं हुए ये वाले। तो मुझे बताओ, एरिक कभी भी रेजिडेंट नहीं था, नॉट रेजिडेंट था, तो उसने कितने दिनों से कम गुजारने थे? तो उसने कितने दिन गुजारे हैं? तो ये तो ऑटोमेटिकली मीट हो गया, नॉन यूके होगा। लेकिन जो फ्रेंड था वो रेजिडेंट, तो अगर वो रेजिडेंट हो तो रेजिडेंट ने कितने दिन गुजारने हैं? 16 से कम। उसने कितने गुजारे हैं? रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट। स्पेसिफिकली टाइम पीरियड इसमें मैटर नहीं करता, इस वाले में। इसमें टाइम पीरियड मैटर नहीं करता। प्रीवियस टैक्स ईयर में रेजिडेंट होना लाजमी है। तो अब बताओ 18 दिन डज नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि 16 दिनों से ज्यादा हो गया। नहीं, फर्स्ट वाले में वो रेजिडेंट नहीं, ऑटोमेटिकली। हमें ये बताना है क्या इन दोनों ने ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट मीट किया या नहीं किया। हमें ये बताना है कि इन दोनों ने क्या ये ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट मीट किया या नहीं किया। एरिक ने 40 दिन गुजारे हैं, लेस देन 46, पहले रेजिडेंट नहीं है कभी भी टैक्स ईयर्स में, तो फिर तो ऑटोमेटिकली मीट कर गया। नहीं, हमें हमें यहाँ पे ये बताना ही नहीं है रिबा कि रेजिडेंट है या नहीं है। हमें जस्ट ये बताना है कि किसने नॉन यूके टेस्ट का वो जो टेस्ट है वो मीट किया है नहीं। इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, इसने नहीं की। ओके, 14 के बाद आप लोग सॉल्व करो। अगर हम वापस जाएं तो ये वाला सॉल्व करो, ये वाला। वो पेज आप हो गया, अगर हो गया तो मुझे पेज दे दें यार। अच्छा, किस किस का इस पेज पे नाम नहीं है? ऐसे हो जिन्होंने नहीं फिल किया हो, कोई लेट वगैरह आया हो। आप सबका हो गया था? पीछे जितने बैठे हैं सबका हो गया था? कल तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। कल के बाद अलाउड नहीं होंगे सर, अदनान की तरफ से ये मैसेज है आप सबके लिए। हाँ भाई, बताओ ये जरा। भाई, सिंपल सा एक एमसीक्यूज है। कौन सी एक ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंस की कंडीशन नहीं है, यूं समझ लो। देखो ना, अगर एक बंदे ने 192 डेज गुजारे, 183 डेज से ज्यादा, एटलीस्ट 183 है, ज्यादा नहीं है, एटलीस्ट 183 है, उसने तो 192, ये तो ऑटोमेटिकली होगा। हार्पर रेंटिंग हाउस इन द यूके टू लिव एंड एन ऑक्यूपाइंग ओनली होम, ऑक्यूपाई भी कर रहा है, ओनली होम, ये भी यूके रेजिडेंट। फुल टाइम जॉब इन यूके, यूके रेजिडेंट। लेकिन उसका हस्बैंड लिव कर रहा है यूके में, एंड स्टेइंग विथ हिम व्हेन शी विजिट द यूके, ये तो आपके पास वो फैमिली टाइम मीट होगी। टाई वाला है ना इसका, ये ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट तो नहीं होगा ना। एग्री? भाई ये मजे का क्वेश्चन है, ये वाला सॉल्व करो। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है काफी अटेम्प्ट में। ये देखें, आपके रीसेंट अटेम्प्ट का, पुराना भी नहीं है, इसी अटेम्प्ट पे नाम चेंज कर देता है एग्जामिनर।
अकोमोडेशन होना लाजमी है, ये बात याद रखना। अकोमोडेशन अपनी है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, ओन्ड अकोमोडेशन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। देखो, पहला और इंपॉर्टेंट काम, टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करो। टैक्स ईयर 23-24 किस दिन से शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 2024 से लेके 5 अप्रैल 2000, सॉरी, 23 से लेके 5 अप्रैल 2024, ये 23-24 है। इससे पिछला टैक्स ईयर जो 22-23 था, ये शुरू हुआ होगा 6 अप्रैल 2022 से लेके 5 अप्रैल 2023। प्लीज ये टैक्स रूल आपको 1 2 3 दिन 4 दिनों के अंदर ये टैक्स वाला जो है, ये ईयर आपके माइंड में बैठ जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बाय प्रैक्टिस बैठ जाएगा। सही है। हमें दोनों के स्टेटस बताने हैं। यूके में अराइव हुई, किस टैक्स ईयर में अराइव हुई है? क्या 1 फेब 2023, 23-24 में फॉल करे, 22-23 में? 22-23 में। एग्री? 22-23 में ये आई। कितने दिन बनेंगे? फेब का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना, और दे भी दिए उसने दिन, लिख भी दिए, ये देखो, खुद उसने बता दिया ना। और बनते भी 65 है, अगर आप काउंट करो तो फेब के दिन हो गया, फेब का महीना हो गया, मार्च का महीना हो गया, और 5 दिन अप्रैल वाले हो गए। उसने खुद बता दिया कितने दिन गुजारे। और क्या कभी उसने प्रीवियसली विजिट किया था? अब सुनो सारे इधर, उसने कभी प्रीवियसली विजिट नहीं किया। कितने दिन गुजारने थे उसने? 46 से कम। उसने तो 65 गुजारे। और मजे की बात, आई थिंक आगे वो लिख भी दिया उसने, दोनों टैक्स ईयर्स के लिए खुद उसने लिख दिया है। ये पेपर में आपके लिए और इजी कर दिया। उसने खुद कह दिया कि स्टेप 1 और स्टेप 2 मीट ही नहीं हुआ, तुमने जाना ही किधर है, डायरेक्टली स्टेप 3 पे। तो मुझे बताओ, स्टेप 3 पे जाने के लिए सारे इधर देखो, कितने दिन गुजारे उसने? 65। पहले हम 22-23 का देख रहे हैं। क्या प्रीवियसली रेजिडेंट थी? इधर देखो सारे, इधर देखो, प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं थी। कितने दिन गुजारे? 65। ये रहे 4 टाइज। 22-23 में क्या 4 टाइज है या नहीं है? 22-23 में, 22-23 में किन के साथ रह रही है? तो अकोमोडेशन है ना। और फुल टाइम क्या कर रही है? तो सब्सटेंटिव काम भी यूके में कर रही है। नहीं, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, फैमिली की टाई की बात नहीं कर रहा मैं। देखो, टाइज के अंदर मैंने और आपने क्या कहा? फैमिली टाई नहीं मीट हो रही, कोई इसकी अपनी फैमिली नहीं है, लेकिन अकोमोडेशन तो है ना। और अकोमोडेशन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ओन्ड या अपना घर हो, अकोमोडेशन है, वर्क है, लेकिन ये वाली टाई नहीं मीट हो रही, डेज इन यूके वाली, क्योंकि पिछले टैक्स ईयर में तो आई नहीं है कभी वो। और कंट्री वाली भी 22-23 के लिए नहीं होगी, क्योंकि 22-23 में तो सिर्फ 65 डेज आई है ना यूके में। तो अब बताओ सिर्फ कितनी टाइज मीट हुई? दो। दो हुई ना, चाहिए कितनी? तो ये तो नहीं होगी। 22-23 में नहीं है, कंफर्म हो गया, डन। 23-24 पे आ जाओ, दोबारा वही रूल। 23-24 में उसने कितने दिन गुजारे? क्या वो प्रीवियसली रेजिडेंट है? नहीं, 56 से कम गुजारने थे। और 183 भी नहीं गुजारे, और दोबारा वही बात है कि ऑटोमेटिक तो मीट ही नहीं हुआ दोनों में। अब उसने कितने दिन गुजारे? 148। दोबारा इधर, प्रीवियसली अभी भी रेजिडेंट नहीं है, कितने दिन? 148। दो टाइज। तो अब उसके पास दो टाइज है नहीं। देखो ना, अब तो है ना, अकोमोडेशन वाली भी और वर्क वाली। तो अब बताओ, 22-23 में रेजिडेंट नहीं है, 23-24 में है, 22-23 में नहीं है। 2 नंबर का एमसीक्यूज है, जल्दी थोड़ी सी की गलत कर जाओगे। बहुत मैटर करता है इनकम टैक्स के टॉपिक को पढ़ने से पहले। एक इंडिविजुअल ने यूके में अपनी जहां पे भी इनकम कमा रहा है उसका टैक्स यूके में देना है, अगर वो यूके रेजिडेंट है। तो आज की क्लास में मैं और आप ये सीख रहे हैं, आया एक बंदा यूके रेजिडेंट है या नहीं है, पहला काम ये हम आइडेंटिफाई करें। एक और एमसीक्यूज प्लीज सॉल्व करें, 9 वाला। जल्दी नहीं करनी, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया था।
ये देख रहे हो, ये रिक्वायरमेंट यहां से, टू बी ट्रीटेड एज व्हाट, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली नॉट रेजिडेंट कहलवाने के लिए 16 दिनों से कम होना चाहिए था, अगर वो प्रीवियसली रेजिडेंट, अगर प्रीवियसली वो रेजिडेंट नहीं थी तो 46 डेज से कम, और अगर वो फुल टाइम ओवरसीज काम कर रही थी तो 91 से कम। हमें बताना है कि वो कितने दिन गुजार ले यूके में, फिर भी वो ऑटोमेटिकली नॉन यूके कहलवाए। है ना, वॉज यूके रेजिडेंट ना। ये देखें 22-23 में, पिछले 3 सालों में नहीं है ना, एक साल नहीं, पिछले 3 सालों में होना चाहिए था। पिछले जो, अच्छा इसमें प्रीवियस टैक्स ईयर में रेजिडेंट तो थी भी, लेकिन उसने 16 दिनों से तो ज्यादा गुजार लिए। ये मेन चीज ये है, देखो, ही वर्क व्हाट। तो अब बताओ, अगर एक इंडिविजुअल फुल टाइम ओवरसीज काम कर रहा है, उसने कितने दिन गुजारने हैं? 91 से कम कितने होंगे? 90 दिन तक भी उसने टाइम गुजार दिया ना। अच्छा, मैक्सिमम लिखा है ना, वैसे तो वो ऊपर वाली बात भी अप्लाई होगी, वैसे तो ऊपर वाली बात भी अप्लाई हो रही है, क्यों? क्योंकि वो प्रीवियसली रेजिडेंट, तो 16 दिनों से कम 15। लेकिन मैक्सिमम दूसरी कंडीशन तो वही करिए, हमें बताना है मैक्सिमम कितने दिन वो गुजारे। 90 दिन। 90 दिन तक भी अगर वो यूके में रहती है, फिर भी वो क्या कहलवाएगी? नॉन यूके। फिर भी वो ऑटोमेटिकली नॉन यूके ही कहलवाएगी। आखिरी एमसीक्यू सॉल्व करें ये वाला। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर डेटा पढ़ो। जी, क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि फर्स्ट 2 टैक्स ईयर में लीविंग द यूके, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइज विच सैम्यूल कुड कीप विद द यूके विदाउट बीइंग ट्रीटेड एज व्हाट, रेजिडेंट इन। इधर देखो सारे, उसने खुद कह दिया ऑलवेज प्रीवियसली क्या था, और ही विल ऑटोमेटिकली बी ट्रीटेड एज आइदर रेजिडेंट इन यूके नॉट रेजिडेंट इन, मतलब वो वाले टेस्ट स्टेप 3 पे ही जाना है। प्रीवियसली क्या था वो, प्रीवियसली क्या था, और इस साल कितने दिन गुजारे उसने? इधर देखो, प्रीवियस रेजिडेंट 60 डेज गुजारे हैं, कितनी टाइज होंगी तो वो रेजिडेंट कहलवाएगा? हमें बताना है कि कितनी टाइज वो रखे ना कहलवाए रेजिडेंट। अगर 3 टाइज होंगी तो फिर तो रेजिडेंट कहलवाएगा। हमें बताना है कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइज वो रखे विदाउट बीइंग ट्रीटेड एज रेजिडेंट, तो उसके लिए कितनी होंगी? तो टेक्निकल क्वेश्चन था ये। क्या ये क्लियर है? सर कल मैं और आप इनकम टैक्स आगे पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल की लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है। आज की क्लास में स्टेटस सीखा है, कल उसकी लायबिलिटी से रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। डन हो गया? आपका ग्रुप आज के दिन बन जाएगा, आपके साथ बुक और किट वगैरह शेयर कर दी जाएगी।